आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में जनसंख्या नियंत्रण, जबरदस्ती या जागरूकता। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। जैसे पानी के बिना नदी की कल्पना करना संभव नहीं है ना, तो वैसे ही जनसंख्या के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना करना भी संभव नहीं है। जिस तरह जनसंख्या विहीन हो जाने पर राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह जनसंख्या के बेकाबू हो जाने पर भी राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगता है। ऐसे में अब सोचने वाली बात यह है कि किसी देश में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो इस संबंध में सुप्रसिद्ध चिंतक गार्नर का विचार है कि किसी देश की जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी साधन संपन्नता उस देश के पास हो। जनसंख्या किसी भी देश के लिए वरदान होती है, मगर जब यह अधिकतम सीमा रेखा को पार कर जाती है तब यह अभिशाप बन जाती है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से 2 सांसदों ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में जनसंख्या वृद्धि को भारत के विकास की धीमी दर का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया था। इसीलिए इसमें जनसंख्या नियंत्रण की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया है। इससे जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है और आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि हम भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विचार कर सकें, कुछ बात कर सकें। जानेंगे कि जनसंख्या के मामले में भारत और दुनिया की स्थिति फिलहाल क्या है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसका उचित तरीका क्या होना चाहिए। साथ में यह भी समझेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पहलू और मुद्दे कौन से हैं, इससे निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं इत्यादि। मगर पहले एक लाइन में इसे जान लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का मतलब क्या होता है। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाना। इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इस संबंध में सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जबरन जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए या फिर जागरूकता फैलाकर, दंड देकर लगाम लगाया जाए या फिर प्रोत्साहन देकर। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर भारत और विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति पर डाल लेते हैं। वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया में 7वें स्थान पर है। और बढ़ती हुई जनसंख्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1947 में भारत की आबादी मात्र 36 करोड़ थी और आज ये बढ़कर कितनी हो गई है, 140 करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। गौरतलब है कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.5% है, जबकि यहाँ दुनिया की 17.9% आबादी बसती है और भारत की आबादी हर 10 साल में 17.64% की दर से बढ़ ही रही है। ये दर आजादी के बाद के पहले 10 साल में 21.54% थी। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इस प्रकार भारत जनसंख्या के मामले में तो चीन को भी पीछे पछाड़ देगा। इसके अलावा अगर वैश्विक जनसंख्या की बात की जाए तो वर्तमान में दुनिया की आबादी 8 बिलियन को पार कर चुकी है। यह वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन और वर्ष 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक होने वाली है। बट ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 1950 के बाद 2020 में पहली बार वैश्विक जनसंख्या विकास दर 1% प्रति वर्ष से कम हुई है।
संयुक्त राष्ट्र के एक और डेटा के अनुसार दुनिया के आधे से अधिक देशों में जनसंख्या वृद्धि दर में प्रतिस्थापन दर 2.1 की तुलना में कमी आ रही है। शायद पहली बार दुनिया की जनसंख्या वृद्धि दर इसी सदी के अंत तक शून्य होने का अनुमान है। इसके अलावा अगर हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक जनसंख्या में कम से कम 1 दशक की गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोविड-19 महामारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन तक पहले से ही धीमी वैश्विक जन्म दर को और धीमा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021 से 2031 के बीच भारत की जनसंख्या में 1.09 के गुणांक से वृद्धि होगी। वर्ष 2060 के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं भारत में जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े पहलुओं पर। जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत की बहस का भारत में बहुत राजनीतिकरण किया गया है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों के इर्द गिर्द इस विमर्श की संपूर्णता को अक्सर धार्मिक मुद्दे तक सीमित कर दिया जाता है। इससे आखिरकार देश का विकास प्रभावित होता है। देश में कई लोगों का तो ये भी कहना है कि देश के कुछ समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस वजह से देश में दोबारा जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में अधिक है। हालांकि दोनों के बीच का अंतर काफी हद तक कम हुआ है। आप देखेंगे 1992 से 93 में हिंदू और मुस्लिम प्रजनन दर के बीच का अंतर 1.1 था और अब ये घटकर 0.35 रह गया है। यानी कि लगभग 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में TFR यानी कुल प्रजनन दर 1981 में 5.8% से घटकर 2011 में 2.7% हो गई है। असम में जहां मुस्लिम आबादी लगभग 33% है, वहां TFR 1.9% है और इसी तरह जम्मू और कश्मीर में जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, TFR 1981 में 4.5 से गिरकर 2011 में 1.4% हो गया था। आंकड़े तो हमें ये भी बताते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं की तुलना में बेहतर परिवार नियोजन उपायों को भी अपनाया है। हालांकि सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर करना चाहिए। अभी भी देश के कई राज्यों में खासकर ध्यान देंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रजनन दर 2.1 से ज्यादा है और इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के मुद्दों का ध्रुवीकरण करने के बजाय इसके लिए ठोस उपाय की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि ये ठोस उपाय क्या हो? सरकार के द्वारा कानून बनाकर जबरन जनसंख्या का नियंत्रण या फिर शिक्षा व स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कर लोगों में जागरूकता बढ़ाकर जनसंख्या का नियंत्रण। जनसंख्या के मुद्दे की अगर बात की जाए तो यह एक सामाजिक और बहुत ही बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जबरन जनसंख्या नियंत्रण का मतलब ये होता है कि इसे लोगों पर थोपना और अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करना। ये इतिहास में देखा गया है कि जब भी समाज पर कुछ थोपा जाता है ना, तो उसके विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया देखी ही जाती है। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि लोगों को विश्वास में ना ले लिया जाए और साथ ही लोगों को जागरूक ना कर दिया जाए। NFHS 5 के अनुसार 1950 में TFR लगभग 5.9% था, जबकि प्रेजेंट टाइम में भारत का TFR 2% है। ये प्रतिस्थापन दर से भी काफी कम है। इस प्रकार ये जनसंख्या नियंत्रण मापदंडों में एक उल्लेखनीय कदम है। गौरतलब है कि किसी जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून की वजह से इस TFR में कमी नहीं आई है और इसका मुख्य कारण लोगों में जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता रहा है। यही अगर प्रतिस्थापन दर की बात करें तो प्रत्येक महिला के द्वारा लगभग 2.1 बच्चे पैदा करने की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक महिला औसतन 2.1 से कम बच्चे पैदा करती है तो यह वर्तमान जनसंख्या को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। अंततः जनसंख्या में समग्र रूप से कमी आएगी।
विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून की आवश्यकता के विरोध में भी कहा है कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह लैंगिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा जबरन जनसंख्या नियंत्रण उपायों से उन्हें लागू करने वाले देशों में आशाजनक परिणाम नहीं दिखाई दिए हैं। इसका सबसे प्रासंगिक उदाहरण अगर आप देखें तो भारत का पड़ोसी देश चीन है। वन चाइल्ड पॉलिसी चीन के लिए विनाशकारी साबित हुई है और इससे जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा हो गया है। जबरन जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों के कारण चीन की जनसंख्या किसी भी अन्य आधुनिक देश की तुलना में तेजी से बूढ़ी हो रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन की प्रजनन दर 2.81 से घटकर 2000 में 1.51 हो गई है। इससे चीन के श्रमिक बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आखिरकार चीनी सरकार को अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी पर फिर से विचार करना पड़ा और फिर इस जनसंख्या नीति को बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ भारत अभी भी युवा देश है। इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पीक पर पहुंचने वाला है। इसका भरपूर इस्तेमाल भी अभी देश ने नहीं किया है। अगर भारत जबरन जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाता है तो इससे देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कोई भी जबरन नियंत्रण विधि उम्र बढ़ने की दर को प्रभावित करेगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि कई देशों में वृद्ध लोगों की आबादी में अनुमानित वृद्धि युवा आबादी के मुकाबले अधिक हुई है। हालांकि ये चलन जापान जैसे अमीर देशों में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये चलन विकासशील देशों में भी दिखाई देने लगा है, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में। इन प्रवृत्तियों के बीच जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के नकारात्मक परिणाम भी होने का अनुमान है और इस प्रकार तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण उपायों को अपनाने की जरूरत है। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर फोकस करने की जरूरत है। मगर इस संबंध में अभी भी कई मुद्दे हैं जो कि मौजूद हैं। अब फिर सवाल ये है कि ये मुद्दे क्या होंगे, ये मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो समझते हैं इसको। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि बड़ी जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा बुरी चीज हो। अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए काम करने के लिए पर्याप्त लोगों की आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त लोग ही नहीं होंगे तो एक बड़ी और गैर उत्पादक उम्र की बढ़ने वाली आबादी का समर्थन करने के लिए और पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। इससे गैर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 1937 में जॉन मेनार्ड कीन्स ने गिरती जनसंख्या दर के कुछ आर्थिक परिणामों पर एक व्याख्यान दिया था। उनकी प्रमुख चिंता उन स्थानों पर निवेश की निम्न मांग से संबंधित थी जहां कंपनियों को उपभोक्ताओं की गिरती आबादी के कारण मांग में कमी का सामना करना पड़ता है। कुल प्रजनन दर गरीबों में अधिक पाई जाती है और आय बढ़ने पर उसमें कमी भी देखी जा सकती है। इसलिए इस पक्ष पर भी सोचने की दरकार है कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण नीति गरीबों को नुकसान पहुंचाएगी। इन्हें इस तरह की मदद की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इससे संबंधित एक पहलू ये भी है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में लड़के को वरीयता देना उच्च प्रजनन दर का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये माना जाता है कि 2 बच्चों की नीति को सीमित करने से कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों के माध्यम से जनसंख्या के लैंगिक अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अब हमें ये समझना जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा कदम अपनाया जाए। इसका सबसे महत्वपूर्ण और वाजिब विकल्प है कि लोगों के बीच जितना हो सके जागरूकता फैलाई जाए। समाज में जितना ज्यादा जागरूकता फैलाई जाएगी, लोग उतना ही जनसंख्या को कम करने के उपाय अपनाएंगे। भारत 1951 की शुरुआत में अपनी जनसंख्या की समस्या का समाधान करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था। इसने अधिक जनसंख्या की बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से कम है। शिक्षा महिलाओं में प्रजनन दर और समय से पहले जन्म को कम करने में मदद करती है। साथ ही गर्भ निरोधकों के प्रति जागरूकता जनसंख्या वृद्धि को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार बांग्लादेश ने
परिवार के आकार के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने और विवाहित महिलाओं के बीच गर्भ निरोधकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए संचार और जागरूकता का उपयोग किया है। नतीजतन प्रजनन क्षमता 1975 में प्रति महिला 6 से अधिक बच्चों के औसत से घटकर वर्तमान में 3 से थोड़ा अधिक पर पहुंच गई है। वहीं अधिक स्थायी विकल्पों में महिलाओं को कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनका प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाना और कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ाना शामिल है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी वित्त पर पहुंच बढ़ाना इस दिशा में कारगर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ शिक्षा जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकती है। विशेष रूप से 1970 के दशक में कुछ गरीब देशों में आश्चर्यजनक बदलाव देखे गए हैं। वहां शिक्षा का स्तर बढ़ने पर प्रजनन दर गिर गई है। अफ्रीकी देश माली में किए गए एक शोध में पाया गया है कि अशिक्षित महिलाओं ने औसतन लगभग 7 बच्चों को जन्म दिया, जबकि शिक्षित महिलाओं ने प्रजनन दर करीब 4 थी। इस प्रकार शिक्षा जन्म दर को कम करती है और जनसंख्या वृद्धि को धीमा करती है। इससे देशों के लिए विकास करना आसान हो जाता है। साथ ही एक अधिक शिक्षित कार्यबल भी गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को प्राप्त करना आसान बनाता है और इस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर स्वाभाविक रूप से कम होती है। इस प्रकार तमाम केस स्टडी और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि के कारण भारत की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। साथ ही समय के साथ परिवार का आकार छोटा होता गया है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने आज से 70 साल पहले यानी कि 1952 में ही राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मातृ शिशु व बाल मृत्यु दर में कमी लाना था। वहीं 1930 के दशक से ही डायफ्राम, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां और इंजेक्शन जैसे कई उत्पाद भारतीय बाजार में जगह बना चुके थे, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते जनसंख्या नियंत्रित नहीं की जा सकी है। आपको बता दें कि वर्ष 1976 में हमारे दो का नारा दिया गया था। इसे लोगों में जागरूकता के तौर पर लाया भी गया था। इसका प्रसार इतना हुआ कि गांव देहात में भी ये लोगों के जुबान से सुना जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जबरन नसबंदी कार्यक्रम भी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था और ये कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। इस प्रकार अगर आप तुलना करें तो जनसंख्या को जबरन नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर गांव देहात में कैंपेन चलाकर जागरूकता में प्रसार करना चाहिए। इसमें अध्यापकों, छात्रों, आशा कार्यकर्ताओं, जिला प्रशासन और गांव के सरपंच और प्रधान की भी मदद ली जा सकती है। सार ये है कि जनसंख्या एक सामाजिक मुद्दा है। यदि सामाजिक मुद्दों को जबरदस्ती नियंत्रित किया जाता है ना, तो ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा हो सकता है। बेहतर यही होगा कि सामाजिक समस्याओं को समाज की भागीदारी से ही निपटाया जाए। तो आइए पेन और पेपर निकालिए और जल्दी से आज के सवाल को नोट कर लीजिए। जनसंख्या एक सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे को समाज की भागीदारी से निपटाना ही बेहतर विकल्प होता है। तो चलिए समझाइए इसको। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।